10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A। फर्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 2,15,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 2, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को। क्वेश्चन 3, रामचरितमानस के लेखक कौन थे? तुलसीदास। क्वेश्चन 4, रेगर मृदा किसे कहा जाता है? काली मृदा को। क्वेश्चन 5, भारतीय वन्य जीव यानी कि रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ये लागू हुआ था 1972 में। क्वेश्चन 6, सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। क्वेश्चन 7, किस भाषा को श्रीलंका की राजभाषा घोषित किया गया? सिंहली को। क्वेश्चन 8, प्रतिरक्षा एवं विदेशी मामले संविधान की कौन सी सूची के विषय हैं? संघ सूची के। क्वेश्चन 9, संविधान में हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? 21 भाषा को। वैसे आपको बता देता हूँ टोटल जो है 22 भाषाएं हैं, लेकिन इसने पूछा है हिंदी के अलावा, तो हिंदी को इसमें से माइनस कर देंगे तो 21 भाषा बच गई। टोटल अगर भाषा पूछे तो 22 हैं। क्वेश्चन 10, 2019 में देश में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे? 7। क्वेश्चन 11, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। इसमें राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 12, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक। क्वेश्चन 13, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? सदस्यों के द्वारा। क्वेश्चन 14, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 किस नाम से प्रसिद्ध है? ये है COPRA। कमेंट सेक्शन में इसकी फुल फॉर्म आप मुझे ज़रूर बताएंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या है? COPRA, कोपरा बोलते हैं इसको। क्वेश्चन 15, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। क्वेश्चन 16, बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था? भारत। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 17, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन 18, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? 1956 में। क्वेश्चन 19, कौन सी शासन प्रणाली उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है? लोकतंत्र। क्वेश्चन 20, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये क्या अपनी गलत है। नेक्स्ट सेक्शन B। क्वेश्चन 21, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या थी? आंसर, नगरों का निर्माण एक ग्रिड प्रणाली पर आधारित था जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक घर के लिए जल निकासी की समुचित व्यवस्था थी। नालियां ढकी हुई थी और नियमित रूप से साफ की जाती थी। क्वेश्चन 22, तराइन के युद्ध कब और किसके मध्य हुए थे? तराइन का पहला युद्ध 1191 में और दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए थे। क्वेश्चन 23, लोकतंत्र को सबसे बेहतर व्यवस्था क्यों बताया गया है? 2 कारण लिखिए। आंसर, लोकतंत्र में नागरिकों के बीच समानता बढ़ती है, निर्णय लेने की गुणवत्ता बेहतर होती है, बोलने की आज़ादी होती है तथा नागरिकों की गरिमा बढ़ती है। क्वेश्चन 24, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर एक मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो फसल का नाम है कपास और इसमें यहाँ पे राज्य है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 25, जायद फसल क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। आंसर, जायद फसल रबी और खरीफ फसलों के बीच गर्मियों के दौरान उगाई जाती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, चारे वाली फसलें। क्वेश्चन 26, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? आंसर, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है।
वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया। इसमें व्यापार, पूंजी, लोगों, विचारों, सूचना, ज्ञान और तकनीक का आदान प्रदान होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे पुराना, यानी कि आप कह सकते हो इसको बंदरगाह, सबसे पुराना जो बंदरगाह है, यानी कि जो जहाँ पे पहले माल का जो है आवागमन होता था, यानी कि जहाँ से जो है विदेशों में माल भेजा जाता था, आयात और निर्यात किया जाता था, सबसे पुराना बंदरगाह आपको बताना है भारत का। नेक्स्ट सेक्शन सी, क्वेश्चन 27, ये आपका केस स्टडी क्वेश्चन है। एक बार इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। इससे संबंधित यहाँ पे नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। इससे संबंधित पहला क्वेश्चन है, बेल्जियम की सीमाएं कितने देश से लगती हैं? 4 देशों से। सेकंड क्वेश्चन, डच भाषी लोगों को फ्रेंच भाषी लोगों से नाराजगी क्यों थी? इसका आंसर है फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं? 1%। क्वेश्चन 4, डच और फ्रेंच भाषी समुदाय के टकराव का सबसे तीखा रूप कहाँ दिखाई देता है? ब्रुसेल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, ये भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन दिया गया है। एक बार इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। इससे संबंधित यहाँ पे नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैंक जमा राशि का कितना हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं? 15%। सेकंड क्वेश्चन, बैंक जमा राशि का प्रमुख रूप से किस कार्य में इस्तेमाल किया करते हैं? ऋण देने के लिए। क्वेश्चन 3, जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थ का काम कौन करता है? बैंक। क्वेश्चन 4, बैंक की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? ब्याज। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आरबीआई की स्थापना कब हुई, कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है सेक्शन डी, क्वेश्चन 29, भारतीय संविधान के 3 प्रावधान बताइए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। सबसे पहला है धर्मनिरपेक्षता। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत चिह्नित है, जिसका अर्थ है राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता और न ही किसी धर्म के खिलाफ भेदभाव करता है। भारतीय राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है। सेकंड है धार्मिक स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है। ये प्रावधान नागरिकों को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार देते हैं, बशर्ते यह सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के खिलाफ न हो। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान में समानता का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 15 यह सुनिश्चित करता है कि धर्म, जाति, लिंग या जातीयता के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय समाज में धार्मिक समानता को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन 30, महात्मा बुद्ध के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर, महात्मा बुद्ध, जिसका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था, भारत के एक महान धार्मिक गुरु और दार्शनिक थे। उन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बोध गया में आत्मज्ञान प्राप्त किया और बौद्ध धर्म की स्थापना की। बुद्ध ने जीवन के दुख और उससे मुक्ति के रास्ते के बारे में उपदेश दिया। उनका मुख्य सिद्धांत 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग हैं, जो व्यक्ति को दुख से मुक्ति और आत्मिक शांति की ओर मार्गदर्शन करते हैं। उनका संदेश अहिंसा, करुणा, आत्मनिर्भरता का था। महात्मा बुद्ध ने जीवन को समझने और शांतिपूर्वक ढंग से जीने का रास्ता दिखाया, जो आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। क्वेश्चन 31, 1857 की क्रांति के 3 कारण बताइए। इसमें सबसे पहला है राजनीतिक कारण। लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि और डलहौजी की लेफ्ट नीति से भारतीय शासकों में असंतोष फैला हुआ था, जो 1857 की क्रांति का एक कारण रहा। सेकंड कारण है आर्थिक कारण। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मशीन माल सस्ता हो गया, जिसके कारण अंग्रेजी माल तो अधिक बिकने लगा, परंतु भारतीय माल को बिकने के कारण भारतीय उद्योग बंद हो गए, यानी कि भारतीय माल जो है नहीं बिका। थर्ड पॉइंट, सामाजिक और धार्मिक कारण। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण भारतवासियों में असंतोष उत्पन्न हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, तत्कालिक कारण। सैनिकों को ऐसे कारतूस दिए गए जिन्हें मुंह से काटना पड़ता था और इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। क्वेश्चन 32, आजकल बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं को क्यों कहा जाता है? उदाहरण दीजिए। आंसर,
परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाती, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है इसमें 33, सड़क परिवहन की महत्ता के 3 कारण बताइए। इसमें सबसे पहला पॉइंट है सुलभता और पहुंच। सड़क परिवहन शहरों, कस्बों और गांवों को आपस में जोड़ने का सबसे आसान और लचीला साधन है। यह दुर्गम क्षेत्रों तक भी जो है अपनी आसानी से पहुंच प्रदान करता है। सेकंड पॉइंट है समय और लागत की बचत। अन्य परिवहन साधनों की तुलना में सड़क परिवहन छोटे और मध्यम दूरी की यात्राओं के लिए अधिक किफ़ायती और तेज होता है। यह माल और यात्रियों को सीधे गंतव्य तक पहुंचाने में सक्षम है। नेक्स्ट पॉइंट आर्थिक विकास में योगदान। सड़क परिवहन व्यापार, उद्योग और कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कच्चे माल, उत्पादों, श्रमिकों को विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने में सहायक होता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए सेक्शन ई, क्वेश्चन 34, मध्यकाल में हुए विदेशी आक्रमणों के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। तो यहाँ पे देखिए इस्लाम का प्रसार, जनधन की हानि। डिटेल में आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कमजोर युद्ध नीति, कला और साहित्य को आघात, भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना, भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना। डिटेल में आगे इनको दिया गया है, वीडियो को रोक करके आराम से एक बार इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट है सामंती प्रथा का पतन, इस्लामी स्थापत्य का विकास, शिक्षा और भाषा पर प्रभाव। नेक्स्ट, ठीक है, ये सभी पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। इसी की ओर में एक क्वेश्चन और है, साम्राज्यवाद के भारत पर क्या प्रभाव पड़े। आंसर, साम्राज्यवाद तब होता है जब कोई देश या एक साम्राज्य अपनी शक्ति का उपयोग करके अन्य देशों को प्रभावित करता है। साम्राज्यवाद का भारत पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आर्थिक प्रभाव, यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, इसमें आगे बताया गया है डिटेल में। नेक्स्ट राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, इनको आराम से आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। नेक्स्ट है भौगोलिक परिवर्तन, ये सभी जो पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या हैं। आंसर, राजनीतिक दल लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनकी कार्यप्रणाली समाज और सरकार के लिए दिशा निर्देश तय करती है। उनके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कार्य हैं? चुनाव लड़ना, सरकारी नीति को दिशा निर्देश देना, कानून निर्माण करना। ये आप पढ़ सकते हैं इनको डिटेल में आराम से आप। नेक्स्ट है सरकार का संचालन और नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन, सरकार की आलोचना। ये सभी पॉइंट हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। कुल कितने मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान में, इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। मैंने यहाँ पे एक मौलिक कर्तव्य भी होता है, वो भी आपने सुना होगा, लेकिन आप मौलिक अधिकार बताना। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है, राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं? राजनीतिक दल ऐसे लोगों के समूह को कहा जाता है जो एक जैसे विचार रखते हैं, देश की समस्याओं पर एक मत होते हैं और देश की सत्ता पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने, चुनाव लड़ने, संविधान बनाने और सरकार के गठन और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं देखिए, भ्रष्टाचार, विचारधारा का अभाव, आंतरिक लोकतंत्र की कमी, पारदर्शिता का अभाव, जाति और धर्म आधारित राजनीति, युवा और महिलाओं की भागीदारी की कमी, अत्यधिक खर्चीले चुनाव। ये सभी पॉइंट आप आगे इनको देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है नकारात्मक राजनीति। क्वेश्चन 36, भारत में लौह अयस्क के वितरण का वर्णन कीजिए। आंसर, लौह अयस्क एक सार्वभौमिक उपयोग की धातु है। यह आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। यह हमारे बुनियादी उद्योग की नींव है और इसका उपयोग पूरी दुनिया में किया जाता है।
किसी देश के लोगों के जीवन स्तर का अंदाजा लोहे की खपत से लगाया जाता है। लोहे को लौह अयस्क के रूप में खदानों से निकाला जाता है। विभिन्न प्रकार के लौह अयस्क में शुद्ध लोहे का प्रतिशत अलग अलग होता है। लौह अयस्क की निम्नलिखित 4 किस्में आमतौर पर पहचानी जाती हैं। सबसे पहली है मैग्नाइट, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हेमेटाइट, लिमोनाइट और साइडेराइट। डिटेल में इनको आप यहाँ पे बताया गया है, आप इनको देख सकते हैं। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं? आंसर, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। कृषि के महत्व को समझने के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नलिखित हैं। कौन कौन से उपाय हैं? पहला है औद्योगिकी और संस्थागत सुधार। नेक्स्ट है कृषि ऋण, नेक्स्ट सिंचाई सुविधाएं, नेक्स्ट है फसल बीमा, नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जिसको हम बोलते हैं एमएसपी। नेक्स्ट है ग्रामीण बुनियादी ढांचा, इनको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन 37, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 यानी कि जिसको बोलते हैं कोपरा, मैंने ऊपर वीडियो में आपसे पूछा भी था, इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताएं। में दिए गए उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन कीजिए। आंसर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 वस्तुओं और सेवाओं में कमियों और दोषों के विरुद्ध उपभोक्ताओं के हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का प्रयास करता है। यह अनुचित और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध उपभोक्ता के अधिकारों को सुरक्षित करने का भी प्रयास करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से हैं? सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सुने जाने का अधिकार। इनको आराम से आप पढ़ लीजिए अच्छे से डिटेल में। और नेक्स्ट है मुआवजा मांगने का अधिकार। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन दिया गया है, भारत में वैश्वीकरण के क्या लाभ हैं? आंसर, भारत में वैश्वीकरण के कई लाभ हैं जो इसके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव डालते हैं। प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। कौन कौन से लाभ हैं? आर्थिक वृद्धि, नौकरी के अवसर, तकनीकी उन्नति। इनको आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है इसमें व्यापार और निवेश, सांस्कृतिक आदान प्रदान। नेक्स्ट है इसमें उपभोक्ता विकल्प। ये सभी पॉइंट हैं, वीडियो को रोक करके आराम से आप पढ़ सकते हैं इनको। नेक्स्ट है सेक्शन एफ, इसमें मैप आधारित प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन 38, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र पर 2 प्राचीन सभ्यताओं को दर्शाइए। तो इसमें प्राचीन सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, सरस्वती सभ्यता। अब मैं आपको जूम करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्र की सभ्यता यहाँ पे है, और ये जो है सरस्वती सिंधु सभ्यता भारत में आपको जो है कोने में राजस्थान, गुजरात इधर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन 39, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। जमशेदपुर ये झारखंड में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में और भद्रावती कर्नाटक में है। तो मैं एक बार जूम करके आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए भिलाई, ये आपको दिख रहा हो भिलाई, यहाँ पे डार्क बिंदु जो किया गया है। जमशेदपुर झारखंड में है, ये आपको दिख रहा होगा नीचे। नेक्स्ट है भद्रावती, आपका कर्नाटक में है। तो ये सभी जो है भारत के मानचित्र में आपको दिखाने थे। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भारत में कुल कितने स्टेट हैं वर्तमान में, एंड यूनियन टेरिटरी कितनी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आप कोई भी डाउट है, आप मेरे से हेल्प चाहते हैं, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।